तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन पे। मतलब सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोर्ड पे कुछ 7 प्रॉब्लम्स लिखी हैं और एक प्रॉब्लम को रेड किया है, जिसको भी हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या समस्याएं एक विद्यार्थी के जीवन में आती हैं जब वो इस एग्जाम को क्लियर करना चाहता है। और ये सब जो हमें मिला है, ये हमने अपने नॉर्मल जो हमारे स्टूडेंट हैं थ्योरी टू प्रैक्टिकल के, उनसे बात करी है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी जूनियर इंजीनियर बन चुके हैं और वहाँ पे एज जूनियर इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो उन सब से हमने बात करी है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अनफॉर्चुनेटली जूनियर इंजीनियर नहीं बन पाए हैं, एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हैं और उनकी क्या क्या कमियां रही हैं, तो इन सबको एनालाइज करके हमने ये प्रॉब्लम निकाली है। ठीक है, तो हमने एक नॉर्मल स्टूडेंट से बात करी थी। तो कुछ स्टूडेंट की एक सबसे बड़ी दिक्कत में से एक दिक्कत ये भी है कि वो या तो कोई जॉब कर रहे हैं या फिर वो किसी कॉलेज में है। ठीक है, या मतलब कि वो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि परिवार की स्थितियों को देखकर या फिर अपनी किसी वजह से हमें जॉब ज्वाइन करनी पड़ती है जस्ट कॉलेज के आफ्टर ही। हम चाहते थे कि हम एक अच्छे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करें एज एन इंजीनियर हम चाहते थे हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें और एक अच्छी सी गवर्नमेंट पोस्ट पे पहुंचे, पर कई बार स्थिति हमारे साथ नहीं होती और हमें जॉब करनी पड़ती है। या पहले हमें पता नहीं होता हमारा इंटरेस्ट जो होता है, मान लिया हमारा इंटरेस्ट जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर था, पर हम प्राइवेट जॉब करने लग गए हैं वहाँ पे, अब हम वहाँ से भी नहीं छोड़ सकते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं। हर एक इंसान की अपनी अलग स्थिति होती है, हर एक इंसान की अपनी अलग कंडीशन होती है। तो कुछ प्रॉब्लम जो सामने आई स्टूडेंट की कि सर हम तो जॉब कर रहे हैं, नहीं तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर हम तो फाइनल ईयर के अंदर हैं या हम सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर हैं, जो इंजीनियरिंग के हैं या डिप्लोमा वाले हैं वो बोलते हैं सर हम फाइनल ईयर थर्ड ईयर में हैं या सेकंड ईयर के अंदर हैं, तो अभी हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते। हम उनको समझाते हैं कि ये आपका एकदम सही टाइम है, एकदम एग्जैक्ट टाइम प्रिपरेशन करने का है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो हमें बताते हैं कि सर हमें कॉलेज के अंदर असाइनमेंट्स मिलते हैं, हम फाइनल ईयर के अंदर हमें प्रोजेक्ट बनाना है, पहले माइनर प्रोजेक्ट बनाना है, फिर मेजर प्रोजेक्ट बनाना है। तो इस तरह की प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सवाल ये उठता है कि जब कोई बच्चा, जब कोई विद्यार्थी, जब कोई स्टूडेंट या तो जॉब कर रहा हो या कॉलेज कर रहा हो और उसको इस एग्जाम के लिए सीरियसली प्रिपरेशन करनी है, तो वो क्या करे? एक सवाल हमारा ये उठता है। दूसरा जो रीजन होता है, दूसरा रीजन कई कोचिंग करने वाले बच्चों से पूछा गया कि भाई तुम्हारा जो है सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया? तो बच्चों ने जवाब इस तरह से दिए कि सर पहले जो हमें टीचर पढ़ाते थे वो बहुत अच्छे थे, उसके बाद वाले टीचर आए वो भी अच्छे थे, पर हमारी जो समझने का तरीका था वो हमारे पहले वाली फैकल्टी की अकॉर्डिंग हो चुका था। कई ऐसी कोचिंग होती है, कोचिंग्स की भी अपनी बात होती है। मतलब कई बार ऐसा होता है फैकल्टी को किसी को स्टेबल नहीं रख पाते हैं, ठीक है, कोई इंटरनली होता होगा, हमें नहीं पता क्या होता है, पर पहले के 2 महीने आपको जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसी फैकल्टी ने पढ़ाया और बाद के 2 महीने आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसी और फैकल्टी ने आगे पढ़ाया। मैं ये नहीं बोलता फैकल्टी बुरी होती है, मैं जानता हूँ हर फैकल्टी अच्छी है, ठीक है, पर हर फैकल्टी के समझाने का तरीका अपना अलग होता है। तो बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है, विद्यार्थियों पे, स्टूडेंट्स पे ये प्रभाव पड़ता है कि जब उन्होंने क्लास स्टार्ट करी, उनको जो फैकल्टी पढ़ा रही थी वो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने को ढाल लिया। मतलब उन्होंने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एकदम उसके अकॉर्डिंग बना लिया कि अच्छा ये सर है, मान लिया कोई भी एक्स सर है, ये इस तरह से पढ़ाते हैं, इस तरह से समझा रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, हमें उनके लिए ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, नोट्स बनाने। अब क्या हुआ, 2 महीने बाद फैकल्टी चेंज हो गई और आधा सिलेबस जो है किसी और फैकल्टी ने कराया। अब बच्चे इस मोमेंट पे जब फैकल्टी चेंज हो जाती है तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। काफ़ी बच्चों ने हमें बताया सर्वे करने पे कि वो क्योंकि फैकल्टी चेंज हो गई थी, हम फोकस नहीं कर पाए, हम समझ नहीं पा रहे थे कि भाई पहले वाला जो पढ़ा रहे थे उसको कैसे कवर करें, बाद वाले को कैसे कवर करें, दोनों के पढ़ाने में बहुत तरीका। एक सर जो थे वो नोट्स बनवाया करते थे बहुत ज़्यादा, ये सर जो है न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है, ये क्वेश्चन ओरिएंटेड है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करवाते हैं। तो इस चेंज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चेंज को हम एक्सेप्ट ना करवाने की वजह से हम डिप्रेशन में चले गए और हमारी जो प्रिपरेशन चल रही थी वो बीच में कहीं पे डिसकंटिन्यूस हो गई और हम नहीं कर पाए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्वक हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। फिर एक और प्रॉब्लम आती है जो स्टूडेंट्स के साथ आती है, भाई हर बच्चा जो है वो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाता है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हैं,
तो उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता प्रॉपर। भाई उनको पता है एसएससी जेईएन क्या होता है, उनको ये भी पता है एसएससी जेईएन के मैकेनिकल का ये सिलेबस है, इलेक्ट्रिकल का ये सिलेबस है और सिविल इंजीनियरिंग का ये सिलेबस है, पर उस सिलेबस को करने के क्या तरीके हैं, ठीक है, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में वो स्टूडेंट जो है श्योर नहीं हो पाता। मतलब उसको एक गाइडेंस की कमी होती है, ठीक है, उसको एक जो है मार्गदर्शक नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो एक ये प्रॉब्लम होती है। चौथी प्रॉब्लम होती है जिन बच्चों ने, चलो जो बच्चे कोचिंग ज्वाइन कर रहे थे उन्होंने अपने डाउट्स टीचर से पूछने की कोशिश की, टीचर ने भी, बहुत सारे बच्चे थे, किसी भी कोचिंग में जाओगे बहुत सारे बच्चे इंडिविजुअल बताना थोड़ा मुश्किल था, तो उसने जर्नलाइज करके कुछ डाउट्स जो थे वो सॉल्व कर दिए और मान लिया आपके 50% 60% डाउट्स क्लियर हो गए। पर जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उनको कुछ डाउट्स आए तो वो कहाँ पे पूछेंगे, ठीक है। अब वो बच्चे सेल्फ स्टडी क्यों कर रहे थे, या तो हो सकता है वो जॉब या कॉलेज कर रहे हो, या हमारी जो फिफ्थ प्रॉब्लम आती है जिसको मैंने रेड मार्कर से लिखा है वो है इकोनॉमिकली। भाई हमारे देश में अभी भी कई जगह पे ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हम एजुकेशन को बेटर प्रोवाइड करवाएं, पर इकोनॉमिकली बच्चे कई बार इतने मजबूत नहीं हो पाते कि वो किसी को अच्छी कोचिंग को या किसी कोचिंग को ज्वाइन करें, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे खुद तैयारी करने का सोचते हैं, बहुत बढ़िया खुद तैयारी करना, पर उसके लिए हमारे पास एक गाइडेंस होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिकली अगर हम स्टेबल नहीं, हम खुद तैयारी करते हैं तो हमारे जो डाउट्स आएंगे, जो हमारी शंका आने वाली है मन के अंदर कि ये चीज क्यों हुई, किसी चीज को रटना बहुत आसान होता है, पर रट के समझ के सवाल करना, रट के सवाल नहीं हो सकते, ठीक है। रट के आप सिर्फ उस फिक्स्ड पैटर्न के ही सवाल कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की, आपने एक लोड के अकॉर्डिंग जो एसएफडी बीएमडी बनने वाली थी वो आपने रट ली, ठीक है। अब क्या किया एग्जामिनर ने, थोड़ा सा या तो कई बार कैंटिलीवर की जगह सिंपली सपोर्टेड बीम दे दी, या फिर लोड को यूडीएल की जगह यूवीएल दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये जो रटन पद्धति है वो हर जगह यूज नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे बच्चों के डाउट्स रह जाते हैं, तो वो डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते, और कई बार ऐसा होता है जो डाउट रह गया वही हमारे एग्जाम के अंदर आ गया, तो इस तरह हम नहीं कर पाए, सिलेक्शन हमारा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। उसकी बेसिक क्या वजह थी, इकोनॉमिकली, ठीक है। फिर उसके अलावा एक और प्रॉब्लम आती है, मान लिया बच्चा है, फ्री है, खुद कोचिंग कर रहा है, बहुत अच्छी कोचिंग के अंदर है, ठीक है, बहुत अच्छी कोचिंग के अंदर कोचिंग कर रहा है, सही गाइडेंस मिल रहा है, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, पर ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ रही है। ट्रांसपोर्टेशन की मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपको वहां जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिला, नहीं, प्रॉब्लम ये है कि मान लिया आपकी कोचिंग अच्छी कोचिंग है, तो ज्यादातर सिटी के अंदर एक ही सेंटर होता है बहुत अच्छी कोचिंग्स का, 15 किलोमीटर दूर है, या मैं ऐसे भी मानता हूं कि 10 किलोमीटर दूर है, तो आप जाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, जाने का आप मान लीजिए 1 घंटा, ट्रैफिक में चलती डायरेक्ट हम पहुंचने वाले हैं नहीं, सिटी के अंदर है, 1 घंटा जाने का हो गया, 1 घंटा आने का हो गया, ठीक है। और अब इसकी वजह से कुछ ना कुछ हमारे, भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, 1 घंटा ट्रैवल, 2 घंटे ट्रैवल करना, तो हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ तो कमी आती है, थोड़ी थकान महसूस होती है, तो उसके वजह से मान लीजिए हमने आधा घंटा और निकाल लिया, तो लगभग हमने अपने 2 घंटे और 30 मिनट का नुकसान कर दिया, किसके अंदर, सिर्फ पढ़ने जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने इतना नुकसान कर दिया वहां पे। इस 2.5 घंटे को हम यूटिलाइज कर सकते थे किस चीज के अंदर, अपनी पढ़ाई के अंदर। सोचिए अगर ऐसा होता, अगर मैं ये जो 2.5 आवर्स है इसको मैं अब मैं रोज के 5 घंटे पढ़ता हूं और 2.5 घंटे का मैं ट्रांसपोर्टेशन करता हूं, अब मैं रोज के 5 घंटे तो पढ़ ही रहा हूं और जो 2.5 घंटे का ट्रांसपोर्टेशन है उसको हटा के अब मैं 7.5 घंटे रोज के पढ़ने लग गया। फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है कि आप 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा, मतलब कि आप इजीली अगर दिन में 2 3 4 घंटे भी पढ़ते हैं तो भी आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, पर आपको अपने लिए एक प्लानिंग करनी होगी, वो हम स्ट्रैटेजी में बात करेंगे। तो हमने ट्रांसपोर्टेशन की देखी। 7th प्रॉब्लम है रिपीटेबिलिटी। इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमने कोई कोचिंग ज्वाइन करी, उस कोचिंग से हमें प्रॉपर नोट्स मिले, ठीक है, हमने वो नोट्स पढ़े, हम नोट्स पढ़ने लगे, पर एक तो क्लासरूम का एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, जब हमें सर पढ़ा रहे थे, जो भी हमारी फैकल्टी थी वो हमें पढ़ा रही थी, उसने हमें कोई एग्जाम्पल देके समझाया, हमारे बहुत समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया। अब वो चीज मान लिया 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 21 दिन के अंदर, साइंस बोलता है अगर आप किसी चीज को 21 दिन के अंदर ना दोहराएं तो वो आपके दिमाग से धीरे धीरे गायब होने लग जाती है। मान लिया आपने उस एक पर्टिकुलर चीज को 21 दिन तक आपने रिवाइज नहीं किया, तो 22वें दिन वह चीज आपके दिमाग से धीरे धीरे गायब होना, उसकी यादें आपके दिमाग में धुंधली हो जाएंगी, ठीक है।
तो ऐसी कंडीशन में आप या तो दोबारा कोचिंग ज्वाइन करें, तो वो इकोनॉमिकली आपके लिए बेस्ट नहीं रहेगा। एक ही एग्जाम के लिए आप 2-2 3-3 बार 4-4 बार कोचिंग करते हैं, ठीक है, सेम नोट्स मिल रहे हैं आपको। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा स्टूडेंट है वो क्या करे, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम फेस करी स्टूडेंट्स ने, तो इनको एनालाइज करके हमने इनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी और काफी हद तक हम कामयाब भी हुए इनका सॉल्यूशन निकालने में, ठीक है। और हमने इन सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमने हमारा जो थ्योरी टू प्रैक्टिकल का जितना भी कोर्स है उस सबको ऑफलाइन ना जाके ऑनलाइन प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दिया। देखिए अब ऑनलाइन प्रोवाइड करवाने से किसी भी कोर्स को हमें क्या क्या फायदे हुए। जब हमने चलो हम पहली प्रॉब्लम पे आते हैं। पहली प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए थी, उन स्टूडेंट के लिए थी जो जॉब कर रहे थे, साथ साथ कॉलेज में थे या फिर कहीं पे वर्क कर रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में उन बच्चों का ये कहना था कि सर हमें टाइम नहीं मिल पाता, सुबह 9 to 5 9 to 6 हमारी जॉब होती है, घर पे आते हैं, फिर हम कोचिंग कैसे जाएं, हमारा कोचिंग का टाइम नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कोचिंग या तो शाम को होंगी या सुबह वाले स्लॉट में होंगी, ठीक है। अब ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि बच्चा सुबह उठ के 6 से 9 जो है कोचिंग जाए, फिर कोचिंग से डायरेक्ट जॉब में जाए, फिर रात में 8 बजे आता है, 9 बजे घर पे आता है, तो फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी का जो आपको खुद की प्रिपरेशन करनी है उसका कहाँ टाइम मिला, उसका टाइम नहीं मिल पाया। तो मैक्सिमम बच्चों का यही कहना था कि सर हम साथ साथ में कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे ज्वाइन करें, ठीक है। सेल्फ स्टडी हमने करके देखी पर हम पे नहीं हो पाई, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या कहा, हमने उनको सजेस्ट किया कि बेटा आप लोग हमारा वीडियो लेक्चर ले सकते हैं। जैसे आप जॉब कर रहे हैं या कॉलेज के अंदर किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने का या प्रिपरेशन करने का जो टाइम होता है वो फाइनल ईयर सबसे बेस्ट टाइम होता है। क्यों? क्योंकि फाइनल ईयर हो या थर्ड ईयर हो, क्योंकि एक जो आपके सब्जेक्ट हैं, टेक्निकल कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, अब वो आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वही आपके इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा में आने वाले हैं, तो वो तो आपके साथ साथ कवर हो ही रहे हैं। अब उनके साथ साथ कवर होने से क्या हो रहा है आपको, भाई आपके जो सेमेस्टर एग्जाम होने वाले थे आप उनको इजीली निकाल पाएंगे। जब आपको एक तो आपको अपनी कॉलेज की फैकल्टी पढ़ाएगी, मान लिया आपकी कॉलेज में बहुत अच्छी फैकल्टी है, एक तो आपको आपकी कॉलेज की फैकल्टी पढ़ाएगी, फिर आपके कुछ डाउट्स रह जाएंगे तो हमारे यहाँ की फैकल्टी आपको उनको सॉल्व करवाएगी, उसी चीज को वापस पढ़ाएंगे, तो आप स्कोर कर सकते हैं अपने सेमेस्टर में भी, तथा एक साल में आपके अंदर इतना पोटेंशियल आ जाएगा, आप इतना कुछ सीख जाएंगे उस एक साल में कॉलेज के साथ साथ कि हो सकता है आपने फाइनल ईयर के साथ जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम दिया आप उसमें सेलेक्ट हो जाएं और फाइनल ईयर के बाद ही फाइनल ईयर हुआ और आप जूनियर इंजीनियर बन गए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट को कोचिंग ज्वाइन करने का सबसे अच्छा टाइम क्या होता है, फाइनल ईयर, ठीक है। या अगर आप कॉलेज के बाद भी करते हैं, अगर आप कॉलेज के बाद 1 या 2 साल अपने सपनों को देना चाहते हैं, 3 साल सपनों को देना चाहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है और ये जस्टिफाई है, ऐसा आपको करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें जो आगे की जो लाइफ निकालनी है वो एक जूनियर इंजीनियर निकालनी है, एज ए जूनियर इंजीनियर निकालनी है। तो उन बच्चों के लिए जो जॉब करते थे साथ साथ कॉलेज के अंदर थे, तो हमने क्या कहा, हमने कहा आप ऐसा कीजिए, आपको अगर टाइम नहीं मिल पाता आप 9 to 5 जॉब पे जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, उसके बाद आइए और अपनी हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनसे पढ़िए, ठीक है। आपने मान लिया हमने आपको पूरा पैकेज प्रोवाइड करवा दिया जूनियर इंजीनियर का, आप घर पे आए, आपने थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद आपने 1-1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे अकॉर्डिंग टू योर मूड, मतलब जब भी आपको पढ़ना है उस हिसाब से आपने अपने वीडियोस ऑन किए, कॉपी लेके बैठे, नोट्स बनाए, साथ साथ में वीडियो को एज ए क्लासरूम आपने उसको ट्रीट किया, ठीक है। और आपकी जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी कि जॉब और वर्किंग स्टूडेंट के लिए ये यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। क्यों? अब जो हमारी कोचिंग है, अब हमारी कोचिंग हमारे मोबाइल के अंदर है, जैसे कि आजकल डिजिटल इंडिया चल रहा है प्रधानमंत्री जी के अनुसार, तो उसी के अंतर्गत हमने ये पहल करी है। तो आपके पास जो आपकी खुद की एक पर्सनल कोचिंग होगी जिसको आप कभी भी मोबाइल में लेके घूम सकते हैं, आप अपने लैपटॉप के अंदर, अपने कंप्यूटर, अपने सिस्टम के अंदर कहीं भी उसको रख सकते हैं और जब चाहे तब पढ़ सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपके लिए कोई एक बाउंडेशन नहीं है टाइम की कि आपको इसी वक्त ये लेक्चर पढ़ने हैं। मान लिया आप कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, वो क्वेश्चन करते करते आपको डाउट आ गया, आपको लगा कि चलो मुझे लेक्चर शायद दोबारा से रिपीट करना चाहिए, तो आपने वापस से जो वीडियो थी वो प्ले करी और लेक्चर्स आपने देख लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको फायदा होगा। दूसरी बात, स्टेबल फैकल्टी।
देखिए हमारे यहाँ जो हमारी जो कंपनी है थ्योरी टू प्रैक्टिकल, वो आप सबसे वादा करती है इस चीज का कि हमारे पास जो सिलेबस करवाएगा वो एकदम स्टेबल फैकल्टी होगी। जैसे इलेक्ट्रिकल की फैकल्टी है अरुण सर, इलेक्ट्रिकल के लिए वही सिलेबस करवाएंगे। सिविल की भी हमारे पास एक फैकल्टी है, बहुत अच्छी फैकल्टी है, वही हमारा सिलेबस करवाने वाले हैं। और इसी तरह मैकेनिकल की फैकल्टी जैसे कि मैं हूँ, तो हमारे पास जो सिलेबस होगा वो एकदम स्टेबल फैकल्टी के रूप में होगा। एक ही फैकल्टी आपको सब पढ़ाएगी और ट्रिक्स वगैरह भी बताएगी। और एक बात और, जो फैकल्टी जिस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है हम लोग उन्हीं को हायर करते हैं। ठीक है, मान लिया अगर आप किसी एक सब्जेक्ट के अंदर भी बात करते हैं, एक सब्जेक्ट के अंदर आपके 4-5 पार्ट हो जाते हैं और हमारे पास उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पास बहुत सारे, हमारी फैकल्टी में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, तो हम हर एक चीज उनसे अलग अलग तरीके से करवाते रहेंगे। ठीक है, तो आपके पास फुल्ली पैकेज होगा एक्सपर्ट्स फैकल्टी का, स्टेबल फैकल्टीज का। ठीक है, तो जो दूसरी प्रॉब्लम थी कोचिंग जाने वाले बच्चों के लिए कि आधा सिलेबस किसी और ने करवाया और आधा सिलेबस किसी और ने करवाया, और इस तरह हम जो है अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बना पाए, तो एक फायदा ये भी होगा कि आप जब चाहें तब अपनी वीडियो देखें, अपने लेक्चर, अपने नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के बाद अपने गोल्स को अचीव कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो भी आपने गोल्स बनाए। तो ये प्रॉब्लम भी हम सॉल्व बोल सकते हैं। फिर बात करते हैं गाइडेंस। तो गाइडेंस के लिए भाई किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए उसका राइट गाइडेंस, एक मार्गदर्शन, एक तो मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है, मार्ग बहुत जरूरी है। मार्ग हमें दिख गया, मंजिल है हमारी एसएससी जूनियर इंजीनियर, मार्ग हमें दिख गया, हमें इस मार्ग के थ्रू जाना है, इस सिलेबस के थ्रू निकलना है। अब हमें एक मार्गदर्शक चाहिए, ठीक है, जो हमारे मार्ग को हमें विजुलाइज करवा सके, हमारे पाथ को बता सके कि भाई ठीक है आपको एसएससी जेईएन बनना है तो आपको ये गाइडेंस मिलेगा। तो ये सब गाइडेंस के लिए हमारे पास बहुत एक्सपर्ट्स जो फैकल्टी हैं, जैसे हमारे अरुण सर हैं, वो ऑलरेडी आईआईटी दिल्ली के अंदर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट रह चुके हैं। इसके साथ उन्होंने एनआईटी से बीटेक किया, एनआईटी कर्नाटका से उन्होंने बीटेक किया है। ठीक है, इसके अलावा मुझे भी एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम का काफ़ी एक्सपर्ट रह चुका है, ठीक है, एक्सपीरियंस रह चुका है। तो इस तरह से, और हमारी जो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं या हमारे बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं जो मोटिवेशनल स्पीक भी आपको समय समय पे मोटिवेट करते रहेंगे, तो आपको गाइडेंस में तो कोई कभी दिक्कत नहीं आने वाली है, ना ही इन किसी पॉइंट में दिक्कत आने वाली है। ये हमारे पास एक परफेक्ट पैकेज रहेगा और एकदम अच्छा पैकेज है। हमारे पास बहुत अच्छी फैकल्टीज़ हैं जो आपको हर जगह पे, मान लिया आपको गाइडेंस चाहिए किस चीज़ का, कि सर एसएससी जेईएन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आ रहा है, तो आप हमारे मार्केटिंग एक्सपर्ट से कभी भी बात कर सकते हैं। ठीक है, या आप हमारे ऑफिस में जो भी हैं उनसे बात कर सकते हैं, आप हमारे ऑफिस में कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। एसएससी जेईएन का जैसे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर फॉर्म फिल नहीं हो रहा, पेमेंट रुक गया, ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है ये भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ बात करते हैं डाउट्स। तो गाइडेंस वाली प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व की। फोर्थ है हमारी डाउट्स। भाई किसी भी एग्जाम के लिए जब हम प्रिपरेशन करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हालांकि बात है अगर हम एक एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर हम एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं, तो हमारे मन में डाउट्स आएंगे कि भाई ये क्यों होता है, ये क्यों होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने क्या किया है, हमने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको फैकल्टी तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, फैकल्टी के अलावा आपको ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं। मान लिया आपने कोई एक डाउट पूछा किसी भी एक कोर सब्जेक्ट से, मान लिया इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ डाउट पूछा, इलेक्ट्रिकल के हमारे जो डायरेक्टर सर है, हमारी फैकल्टी है इंजीनियर अरुण गुप्ता जी, वो उसके अंदर ऐड रहेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए एनी टाइम। ठीक है, उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको एक ही डाउट को ऑल इंडिया लेवल पे पूछ रहे हैं। यहाँ तो एसएससी एक एग्जाम को करवा रही है, ठीक है, इंडिया लेवल पे करवा रही है, वहाँ हम एक डाउट को इंडिया लेवल पे पूछ सकते हैं, आपको बहुत सारे सही आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, और किसी एक क्वेश्चन को करने के किस किस तरह के पैटर्न हो सकते हैं, और उसके बाद भी अगर जो ऑल ओवर इंडिया के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं या कर भी पाते हैं, तो उसके अलावा भी जो हमारी फैकल्टी होगी वो उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर भेजेगी। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिकली देखिए, अगर आप बहुत अच्छी से अच्छी कोचिंग के अंदर जाते हैं तो मिनिमम 36,000 to 40,000 आपको एसएससी जूनियर इंजीनियर के लिए फीस मिलेगी। तो ये फीस शायद कुछ लोगों के लिए कम हो और शायद कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो, तो हमने इस चीज़ पे अपना कंसर्न करके, ठीक है, हम ये चाहते हैं डिजिटल इंडिया के थ्रू एजुकेशन को हर जगह पहुंचाया जाए, हर बच्चे के पास पहुंचाया जाए। ठीक है, और हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है,
ठीक है। तो इसलिए हमने अपने इकोनॉमिकल जो हमारे इकोनॉमिकल प्राइसेस हैं या कोचिंग की जो फीस है उसको हमने बहुत कम कर दिया है, ठीक है। हमने क्या किया है, जो आपको मार्केट में कोचिंग मिलेगी लगभग उसका 1/3 पोर्शन या लगभग 40% पोर्शन आपको उसकी फीस का देना पड़ेगा। मतलब हमने काफी अपने जो प्राइसेस है उसके अंदर गिरावट करिए ताकि हर बच्चे का सपना साकार हो सके, एसएससी जूनियर इंजीनियर बनने का या अदर कोई टेक्निकल एग्जाम है, नॉन टेक्निकल एग्जाम है उसको प्राप्त करने का या नॉलेज लेने का, क्योंकि शिक्षा सभी का अधिकार होता है, ठीक है। फिर तो इकोनॉमिकली कंडीशन को भी हमने सॉल्व किया। उसके बाद बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, मैंने बताया था 1 घंटा बच्चे को जाने में लग रहा है, 1 घंटा आने में लग रहा है, थोड़ा थक रहा है। अब क्या हुआ, बच्चा अगर घर पे बैठ के हमारे वीडियो लेक्चर्स से पढ़ता है, ठीक है, हमारे थ्योरी टू प्रैक्टिकल के वीडियो लेक्चर्स से पढ़ता है, कभी भी उसने स्टार्ट किया, मान लिया उसने 2.5 घंटे के ट्रांसपोर्टेशन को रोक के 2.5 घंटे हमारे वीडियोस देखे और उसके बाद 5 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी करी, ठीक है, बिना किसी जगह जाए, बिना किसी कोचिंग में जाए, चाहे वो जॉब के साथ हो, चाहे वो किसी भी कॉलेज के साथ हो या और कुछ कहीं पे वर्क कर रहे हैं उनके साथ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपने उस ट्रांसपोर्टेशन के टाइम को बचा लिया और बचा के क्या किया, कोचिंग ना जाने के बजाय घर पे आपने अपने मोबाइल के अंदर पूरी कोचिंग रखी, ठीक है। आपका मोबाइल आपके लिए एक पर्सनल ट्यूटर बन जाएगा, ठीक है, आपका एक पर्सनल टीचर होगा मोबाइल जो आपको सब कुछ सिखाएगा, ठीक है। जब आपका मन हुआ, आपने देखा, आपने एक टॉपिक पढ़ा, हम ये नहीं बोलते कि आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करें तो जब तक पूरा हमारा पैकेज एंड ना हो जाए तब तक वीडियो कंटिन्यू रखेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपकी मर्जी है तब आप पढ़िए। और एक बात और, जो हमारे वीडियो लेक्चर्स आते हैं वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सीजन के बाद आप जो है वो आपके जो वीडियोस हैं वो बेकार हो जाएंगे या हमने कुछ पासवर्ड वगैरह लगा रखे तो आप उसको खत्म हो जाएंगे, नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसा कि हम लोग आशा करते हैं हमारे गाइडेंस से आपका सिलेक्शन हो जाएगा हमारे लेक्चर से। उसके बाद आपका छोटा भाई है, आपका कोई फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, ठीक है, या आपके आसपास जानने वाले हैं, उनको भी एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी थी, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, या फिर आपके बहुत घनिष्ठ मित्र थे, आप उनको भी वीडियोस दे दीजिए, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं हम, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन में हमने बताया 2.5 घंटे बचा के हमने किया, या फिर इसके अलावा हम कहीं लंबे टूर पे जा रहे हैं, ठीक है, हमारी जॉब ऐसी है जो ज़्यादातर टूर वाली जॉब होती है, ठीक है, कभी हम उदयपुर जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, कभी बेंगलुरु जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा ट्रैवल वाला टाइम होता है वो हमारा वेस्ट जाता है, उस टाइम में हम कुछ नहीं कर पाते। तो उस टाइम में हम और कुछ करने के बजाय चाहे तो अपने वीडियो लेक्चर से बैठे बैठे ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, अपनी कार के अंदर या जो भी आपका व्हीकल है, जिस भी व्हीकल के थ्रू आप जा रहे हैं उस व्हीकल के अंदर आप पढ़ाई कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन कि आप जो है अपने वेस्ट टाइम को अपने पढ़ाई के लिए कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आपको मान लीजिए किसी फंक्शन में जाना है, फंक्शन में जाने के लिए आपको आधा घंटे का ट्रैवल करना है, आपने उस आधा घंटे के अंदर वीडियो देख लिया, फिर आप अपना फंक्शन आराम से अटेंड कीजिए, आपको भी टेंशन नहीं रहने वाली कि आज मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें मिलने वाली है। 7th है रिपीटेबिलिटी, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारा जो पैकेज आता है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है। हमारे जो वीडियोज़ हैं वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको मान लिया जाए कि आप कोई टॉपिक था जो क्लास के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ, आपने अपने नोट्स बनाए, आप भूल गए, तो आप उस वीडियो को दोबारा चला के देखिए, ठीक है, तो इससे आपका रिवीजन भी साथ होता जाएगा। तो हमने यहाँ पे अभी देखिए स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम आती है और हमने उन सबको एनालाइज करके क्या क्या उसके सॉल्यूशन निकाले हैं, और मैं आशा करता हूं हमारे निकाले गए सभी सॉल्यूशन से, सभी उपायों से आप संतुष्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे, और जैसा कि हम जानते हैं अभी तक इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है हमारे प्रधानमंत्री जी की स्कीम है डिजिटल इंडिया। तो हमने इसके तहत इसको फॉलो करते हुए अपने ये कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं, और जहां काफी हद तक हमने अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया है। अब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी की, जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। स्ट्रैटेजी पार्ट कोई ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं होता, पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी की। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रैटेजी को यहाँ भी कैपिटल्स और बोल्ड में लिखा है, और यहाँ पे भी बड़ा बड़ा लिखा है इसको, यहाँ पे स्ट्रैटेजी यानी रणनीति बनाना। जिस तरह से हम क्रिकेट मैच के अंदर देखते हैं
या किसी आपने पुरानी जो मूवीज होती है पीरियडिक मूवीज, उसके अंदर देखा होगा जब जंग लड़ने जाते हैं तो क्या करता है एक योद्धा या फिर एक क्रिकेटर जो होता है मैच खेलने जाता है तो उसका कैप्टन क्या करता है, एक रणनीति बनाता है, एक स्ट्रैटेजी बनाता है, और उस स्ट्रैटेजी को अगर वो फॉलो करते हैं एग्जैक्टली जैसी बनाइए तो वो डेफिनेटली जीतते हैं। ठीक है, हर किसी की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, तो वो स्ट्रैटेजी को फॉलो कर पाता है या नहीं, ये बात डिपेंड करती है कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, फिर भी अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी की, तो स्ट्रैटेजी को हम किस तरह से स्ट्रैटेजी हमें किस तरह से बनानी है, उस चीज का जो हमें आइडिया लेना है तो वो हम अपने कुछ क्वेश्चन से ले सकते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है व्हेन, कब। पहला क्वेश्चन बोलता है कब, क्या कब, व्हेन टू स्टार्ट। ये क्वेश्चन कहा जाए तो एक बहुत इजी क्वेश्चन भी है और बहुत टफ क्वेश्चन भी है। कब स्टार्ट करना है, ठीक है, कब स्टार्ट करोगे, जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा तब स्टार्ट करोगे, है ना? नहीं, जिस दिन आपने अपने मन में ठान ली, जिस दिन आपने अपना एक एम बना लिया, चाहे वो आपका किसी भी एग्जाम का एम हो या कोई भी लाइफ में एम हो, बस उसी वक्त आपको स्टार्ट करना है। जैसे मैं एग्जाम अपने, क्योंकि ये वीडियो ट्यूटोरियल मेरा एसएससी जूनियर इंजीनियर के लिए है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जिस दिन आपने अपना एक एम बना लिया एसएससी जेई, अगर आपने इसी वक्त इसी क्षण ये अपना एम बना लिया है कि मुझे किसी भी हाल में जूनियर इंजीनियर बनना है और एसएससी के थ्रू जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है वो बनाना है, तो यह सबसे अच्छा टाइम है स्टार्ट करने का कि आप इसी वक्त अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जुट जाएं। आपको किस तरह से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, आप अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और भी हम आगे हेल्प करते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन जो होता है व्हेन टू स्टार्ट, सर काफी बच्चे आते हैं हमसे पूछते हैं कि सर मैं अभी जैसे असिस्टेंट लोको पायलट चल रहा है तो काफी बच्चे आके पूछते हैं सर हम लोको पायलट की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें, या अब एसएससी जेईएन आने वाला है तो काफी स्टूडेंट्स आके पूछेंगे कि सर एसएससी जेईएन की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें। तो अब उनको क्या आंसर दें कि आप कब से स्टार्ट करो, जब से आपका नोटिफिकेशन आ जाए या एग्जाम के लिए 1 महीना रह जाए? नहीं, आपको पहले अपना एम डिसाइड करना है। आपने अपना एम जब डिसाइड कर लिया है कि मुझे एक जूनियर इंजीनियर ही बनना है चाहे कुछ हो जाए, तो बस आपको उसी क्षण उसी वक्त इस एग्जाम के लिए पूरी तरह से लग जाना है। अगर आप साथ में जॉब करते हैं कोई बात नहीं, आप अपनी जॉब करते रहिए, साथ में जो आपको फ्री टाइम मिलता है वो आप ईमानदारी के साथ अपने एग्जाम के लिए निकालिए, जो आपके सपने हैं उनको पूरे करने के लिए निकालिए, वो काम आप अपनी ईमानदारी के साथ। आप कॉलेज के अंदर है कोई बात नहीं, आप कॉलेज भी साथ साथ करते रहिए और इसकी प्रिपरेशन भी करते रहिए। तो पहला जो क्वेश्चन आता है व्हेन टू स्टार्ट, तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है, जिस दिन आप अपने मन में लक्ष्य निर्धारित कर ले कि मुझे मेरा लक्ष्य है एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम या जो भी एग्जाम होते हैं, बस उसी क्षण से, उस दिन से नहीं, मैं बोल रहा हूं उसी क्षण से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, कम से कम आपको अपनी प्लानिंग तो स्टार्ट कर देनी है कि मुझे ये बुक चाहिए, इस तरह से मुझे पढ़ाई करनी है, सबसे पहले मैं कौन सा सब्जेक्ट बनाऊंगा, सबसे पहले मैं कौन सा सब्जेक्ट निपटाने वाला हूं, उसको किस तरह से पढ़ने वाला हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें उसी क्षण से तैयार करनी है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आना है हाउ। चलो ठीक है, हमने अपने व्हेन का आंसर पा लिया। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था व्हेन टू स्टार्ट, हमने बोल दिया सर मुझे एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, हमने अपना एम बना लिया, अब स्टार्ट करने के लिए क्या है, जैसे मैं आपको अपनी कंपनी का रेफरेंस लेके बताना चाहूंगा कि यदि आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद आपने सबसे पहले एम बनाया कि ठीक है मुझे एसएससी जूनियर इंजीनियर की जो परीक्षा है वो पास करनी है, वो एग्जाम मुझे पास करना है, आपने उसके लिए प्लानिंग करी, आपने बहुत जगह बहुत सोर्सेज में ट्राई किया, आप हमारी कंपनी में आए, नहीं तो आप कोई बुक लेके आए, ठीक है, या जो भी आपने किया आपने अपने लेवल पे किया। मान लिया जाए आप हमारी कंपनी में आए, हमने आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दिए हैंड टू हैंड, जो रिस्पॉन्सेज हैं हमारी कंपनी के बहुत फास्ट रहते हैं क्योंकि यह एक एजुकेशन का मामला है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट एग्जाम, इट्स अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट प्रिपरेशन, ये आपकी प्रिपरेशन का मामला है। ठीक है, तो हमने आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दिए हर सब्जेक्ट के। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कोई भी एक सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर चूज करना है। मान लिया अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं, आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स यानी कि सॉम या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोलते हैं कुछ बच्चे इसको, मैकेनिकल के मॉस। ठीक है, इसके आपने वीडियो लेक्चर लिए, आपने वीडियो देखे, और वीडियो देखने के साथ साथ क्या किया, हमें जो वीडियोस देखनी है ना वो हम लोगों को एक मूवी की तरह नहीं देखनी है। ठीक है, ये एक मूवी नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, साथ साथ नोट्स बनाने, एक तरह से आप अपने आप को
सोचिए कि आप किसी क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ये जो वीडियो चल रहा है ये किसी क्लासरूम में बैठा हुआ चल रहा है। आप अपने आप को एनवायरनमेंट बनाइए कि आप क्लास रूम के अंदर हैं और अपने नोट्स बनाइए। जो आपके जो भी टीचर्स हैं वो बोलते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपने नोट्स में राइट कीजिए। या आप जो भी वीडियो देखते हैं, आपने देख लिया जैसे स्ट्रेस की डेफिनेशन बता दी है या स्ट्रेन की डेफिनेशन बता दी है, ठीक है, आपको लिखनी है तो आप अपने नोट्स में उसको लिखिए, ठीक है। और उसके बाद क्या बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। तो इसकी बात हम रिवीजन वाले पोर्शन के अंदर करने वाले हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सबसे पहला आ गया हमारा हाउ टू स्टार्ट। फिर आपने मान लिया स्टार्ट कर दिया, आपने अपना टाइम मैनेज किया, आपने वीडियोस देखे, नोट्स बनाए, उनसे आपने क्या किया, फिर मैक्सिमम जितने कुछ क्वेश्चंस जो हम यहाँ पे वीडियोस में करवाते हैं, कुछ क्वेश्चन जो हम आपको टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करवाते हैं, साथ में कोई भी आपको बुक हम जो है अच्छी से अच्छी बुक आपको रेफर करेंगे, या आपके पास जो भी बुक है जितने हो सके उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम को हमें क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है, एक्यूरेसी प्लस टाइम। और अगर वो एसएससी है तो टाइम के साथ तो वो खेलेगी, ठीक है। तो एक्यूरेसी प्लस टाइम जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या कॉन्वेक्टिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उतने हमारे कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे और उसके साथ साथ क्या होगा, हमारी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड के साथ साथ हमें एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो दूसरी बात, पहली तो हमने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई, आप उसके क्वेश्चन कीजिए, सारे टेस्ट दीजिए ऑनेस्टली, ठीक है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कीजिए, किसी भी बुक के क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। मैक्सिमम जो हमें करने हैं वो क्वेश्चंस को, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें और क्या करना है हमें, तो भाई हमें क्या करना है, अपना एक एक्शन प्लान बनाना है। एक्शन प्लान या एक प्लानिंग करनी है, ठीक है। जैसे मान लिया आप जॉब करते हैं 9 to 5 की, 9 to 5 या 9 to 6 की जॉब करते हैं, आप आए, आपने थोड़ी देर रेस्ट वगैरह किया, आपने प्लान बना लिया कि मुझे 8 to 12 पढ़ना है, एनी हाउ मुझे कैसे भी पढ़ना है। तो ये जो टाइम है आपका, ईमानदारी के साथ अपने एग्जाम के लिए दीजिए, ठीक है। तो आपको अपना एक एक्शन प्लान बनाना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो भी चीजें क्लासरूम के अंदर होती हैं उसको बोला जाता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, या ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इन पे डायरेक्ट पुट करना है। तो उन सबको आप जो है अपने साथ साथ नोट्स के अंदर प्रिपेयर करते रहिए और एक पेपर पे लिखते रहिए सबको। अब उनको आप ऐसी जगह जो है लगा दीजिए, ऐसी जगह चिपका दीजिए जहां पे आपकी नजर बार बार जाती है। जैसे अगर आप मान लिया जाए टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं, तो आपने अपनी टेबल के सामने वाली दीवार पे चिपका दिया। जिस टेबल पे बैठ के आप खाना खाते हैं तो उस टेबल के सामने वाली दीवार पे आपके चिपका दिया। आप जिस बेड पे सोते हैं उसके पास वाली दीवार पे चिपका दिया, ठीक है। यदि आप ऐसी कोई चीज है कि कोई बुक है उसको आप बार बार पढ़ते हैं, आपकी इंटरेस्ट की बुक है, तो उस बुक के कवर पे आपने वो फॉर्मूला चिपका दिए, ठीक है, चाहे कैसे भी चिपकाओ। तो जब भी आप खोलोगे तो एक बार आपकी उस पर नजर पड़ेगी और आपको इससे क्या होगा, रिवीजन होता रहेगा आपके नॉर्मली। इसको डिटेल में रिवीजन में बात करने वाले हैं। तो एक तो हम ये कर सकते हैं, एक्शन प्लान बना सकते हैं। एक्शन प्लान बनाने के हमने जो भी अपना डिसाइड किया है टाइम, उसको ईमानदारी से देना है हमें प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। हमें और किसी के प्रति रहे नहीं, अपने प्रति हमेशा आदमी को ईमानदार रहना चाहिए, ठीक है। वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या उसके अंदर ईमानदारी है या नहीं है, वो अपने लिए ऑनेस्ट है या नहीं है। तो ऑनेस्टी बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं भाई, एक आपको टाइम शेड्यूल आपको डिसाइड करना है अपना खुद का, कि आपको एक एग्जाम के लिए, हमारे पास तो आपके पास हमेशा वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि हमारी कंपनी जैसा कि मैंने बताया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ वीडियो लेक्चर्स देती है, ठीक है। तो आप जब चाहे तब अपने वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। आपको नींद नहीं आ रही, आपने वीडियो लेक्चर्स देख लिए, ठीक है। पर फिर भी आपको एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर एक टाइम डिसाइड करना होगा। आप उसको सीरियसली पढ़े, एक टाइम डिसाइड कीजिए। जैसे आपको 5 दिन में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स निपटाना है, 5 दिन के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स निपटाना है। इस तरह से आपको ये सारे सब्जेक्ट जो है पूरे करने हैं। निपटाना मतलब क्वेश्चंस भी साथ में करने, मुझे पूरा ये सब्जेक्ट करना है। फिर आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसा करना है, हफ्ते में एक बार तो कम से कम उस चीज का रिवीजन हो ही जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हफ्ते में एक बार कैसे करा जाए वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अपना एक टाइम शेड्यूल, एक टाइम टेबल सेट कीजिए कि मुझे 1 घंटे जो है वीडियो लेक्चर देखने, 1 घंटे मुझे उस वीडियो लेक्चर से क्लास नोट्स बनाने, और उसके बाद 2 घंटे मुझे क्वेश्चंस करने। तो इस तरह मुझे रोज 4 to 5 आवर्स स्टडी करनी है, ठीक है। और ये रेगुलर करनी है, इसके अंदर कभी छूट नहीं आनी चाहिए, बीच में कहीं भी ढील नहीं देनी चाहिए। अगर हम अपने एग्जाम के लिए ईमानदार हैं और कुछ हम एसएससी जूनियर या एक जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं एसएससी के थ्रू, ठीक है। फिर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, हाउ टू मैनेज। भाई क्या मैनेज करना है, मैनेज करना है जैसा कि हमने बताया इस एग्जाम के अंदर नॉन टेक और टेक्निकल दोनों आता है,
ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ एक ही पोर्शन पे भी ज्यादा फोकस हो जाए और दूसरे पोर्शन को आप हल्के में ले लें, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तो इसके अंदर आप बोथ नॉन टेक और टेक्निकल दोनों को आपको मैनेज करना है। किस तरह से मैनेज करेंगे? आपने जो भी अपना टाइम शेड्यूल निकाला उसमें से कुछ टाइम जरूर निकालिए नॉन टेक के लिए। जैसे अगर आपको जीके, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो देखिए जीके में क्या होता है, जीके है ना, एक तो है भाई समझने वाली जीके होती है जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, या ज्योग्राफी है, या इन सब की चीजें जो है हम इसको समझ के पढ़ सकते हैं। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम समझ नहीं सकते जीके में, जैसे कि बुक्स। विंग्स ऑन फायर नाम की बुक्स किसने लिखी थी, उनके ऑथर का नाम बताइए। किसने लिखी थी? श्री एपीजे अब्दुल कलाम सर ने लिखी थी, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को हम समझ नहीं सकते। अब लिखिए तो लिखिए, क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ समझ नहीं सकता है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमारी कंपनी क्या करती है, आपको जनरल नॉलेज के वीडियो लेक्चर के साथ साथ ऑडियो नोट्स भी प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। ये ऑडियो नोट्स जो होते हैं एक तरह से गानों की तरह ही होते हैं। जिस तरह से हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग करते करते हमने ईयरफोन लगाए, गाने सुनने की बजाय मैंने ऑडियो नोट्स सुन लिए। इससे क्या हुआ, कंटिन्यूसली जो मेरा वेस्ट टाइम है मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूं अपनी प्रिपरेशन के लिए। आप बैठ के गाने सुनेंगे, आपको क्या फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं होने वाला। पर अगर आप ऑडियो नोट्स सुनेंगे तो आपको फायदा होगा, आप एक एग्जाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे, ठीक है, आप अपने एग्जाम को तैयार कर पाएंगे। तो हमारी जो कंपनी है वो जीके और करंट अफेयर, मतलब करंट अफेयर के साथ साथ ये अपडेटेड नोट्स रहते हैं, हमेशा अपडेटेड नोट्स होते हैं, ठीक है। हर एक महीने में, हर 2 महीने में हमारी फैकल्टीज जो है वो इसको अपडेट करती हैं और आपको जो है करंट अफेयर प्रोवाइड करवाती रहती है, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम हो जाए। तो अपडेटेड नोट्स होंगे आपके पास। भाई आप बैठे हुए थे, फ्री टाइम में बैठे हुए थे, लंच कर रहे थे, लंच करते वक्त टीवी देखने के बजाय, डिनर करते वक्त टीवी देखने के बजाय आपने वीडियोस देख लिए हमारे, या फिर अपडेटेड जो हमारे करंट अफेयर के नोट्स थे वो देख लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है मैनेज कर सकते हैं अपने नॉन टेक और टेक्निकल दोनों को। अब आपने जो आपका वेस्ट टाइम था, जिसको आप बहुत ही अच्छी तरह से वेस्ट कर देते थे, अब आपने उसको यूटिलाइज कर लिया है। तो इसका डायरेक्ट हमें कहाँ फायदा मिलने वाला है, एग्जाम के अंदर इसका फायदा हमें मिलने वाला है। इसके अलावा जो टेक्निकल पार्ट है आप उसको मैनेज करना चाहते हैं तो रोज वीडियो लेक्चर्स देखिए, उसके नोट्स बनाइए, उसके नोट्स से शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। अभी बताते हैं शॉर्ट नोट्स क्या होता है, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाइए, ठीक है। अब जो हमारा फोर्थ पार्ट आता है रिवीजन का। फोर्थ पार्ट आता है रिवीजन का। रिवीजन कैसे करें? देखिए, किसी भी एग्जाम से 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, या 1 महीने 2 महीने पहले आपके पास बहुत सारा सब्जेक्ट होंगे, नॉन टेक होंगे, टेक्निकल होंगे, दोनों सब्जेक्ट होंगे। तो दोनों के लिए आपको बुक से पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इम्पॉसिबल नहीं है, पर थोड़ा मुश्किल है। कई बार क्या होता है, ऐसे टाइम पे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, इतने मोटे मोटे अपने उन्होंने जो खुद के नोट्स बनाए होते हैं उन्हें देख के वो छोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना है, हम जो हमारे क्लास नोट्स बनाते हैं, ठीक है, भाई पहले मैंने वीडियो लेक्चर देखा, उसके बाद मैंने क्लास नोट्स बनाए। अब इन क्लास नोट्स में से आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। शॉर्ट नोट्स किस तरह से प्रिपेयर करने हैं? आपने क्लास नोट्स में से एक चैप्टर पढ़ा, कोई भी चैप्टर था, मान लिया जाए कि इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड था, फ्लूइड मैकेनिक्स का, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स थी, या जो भी मशीन थ्योरी थी, इस तरह से जो भी था वो आपने पढ़ा, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड पढ़ा। अब उसके अंदर आपको 10 या 12 ऐसे पॉइंट टीचर ने भी बार बार बोले, और 10 या 12 पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको मिल गए। आप क्या करोगे, उन पॉइंट को अपने शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे, ठीक है। 4-5 पॉइंट लिख दिए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, फॉर्मूलाज लिख दिए, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे लाए, हमने देखा कोई भी हमारा एक फॉर्मूला था, मान लिया स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करें तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। ये फॉर्मूला बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, ठीक है। तो हमने ये भी अपने शॉर्ट नोट्स में रिवाइज कर लिया। अब हमें जो भी खाली टाइम मिलता है, उस खाली टाइम में क्या करना है, हमें रिवीजन करने के लिए अपने क्लास नोट्स के बजाय हम अपने शॉर्ट नोट्स को देखेंगे। हमने अपने शॉर्ट नोट्स पे एक बार नजर मारी, वो हमें याद हो गया, ठीक है। अब हमें अगर शॉर्ट नोट्स के अंदर कहीं दिक्कत आई तो क्लास नोट पे रेफर करो, क्लास नोट के अंदर दिक्कत आती है तो वीडियो लेक्चर के अंदर रेफर करो। या आपको शॉर्ट नोट्स के लिए दिक्कत आती है तो क्या करेंगे, जैसे आपको समझ में नहीं आया कि व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है आप भूल गए, अब वीडियो लेक्चर स्टार्ट किया, क्योंकि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपके पास वीडियो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर स्टार्ट किया, जो भी हमारी फैकल्टी उन्होंने समझा रखा है स्ट्रेस क्या होता है, तो आप उसको उसी टाइम वहीं से अपने डाउट भी साथ साथ क्लियर करते जा रहे हैं। कुछ ऐसा होता है ना कि भाई जो नॉर्मल कोचिंग क्लासेस होती हैं उनके अंदर क्या होता है
क्या आपने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद अगर आपको डाउट हो गया, जब तक आप कोचिंग के ड्यूरेशन में तब तक आपने डाउट पूछ लिए, उसके बाद आप डाउट कहां से पूछेंगे? तो यहाँ पे तो आपको डाउट एंड टू एंड क्लियर हो रहे हैं अपने नोट्स को वापस देख के, ठीक है। उसके अलावा हमारी फैकल्टीज जो है वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहती है। तो इस तरह से हमें रिवीजन के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है। और क्या करना है, इन शॉर्ट नोट्स को अपनी टेबल के सामने चिपकाना है या अपने बेड के पास चिपकाना है। इस जगह पे आप इनको लगाएंगे, आते जाते आप नजर मारें, हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाएं। मतलब एक सब्जेक्ट है हमारा एफएम, बड़ा सब्जेक्ट था, 2, 3 या 4 पेपर के अंदर हमने उसको खत्म कर दिया, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। अब हमें हफ्ते में एक बार इन शॉर्ट नोट्स को जरूर पढ़ना है, शायद 2 या 3 या 4 पेपर पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाले हैं। तो इस तरह से आप अगर अभी से स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत अच्छी तरह से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं अपनी खुद की, और इस एग्जाम के लिए इस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और एक खिताब पा सकते हैं जिसको कहते हैं जूनियर इंजीनियर, ठीक है।